क्योंकि यहाँ पर क ख ग घ जीएस जो है क ख ग घ की तरह नहीं लेके चल सकता, 3 महीने में ख़त्म करना है पूरा जीएस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल भाग और 2 क्लियर है? कोई शंका है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है? धनंजय, नोट्स जो पीडीएफ भेजा गया था देखे थे, नोट डाउन किए? एक बार यदि लिख लोगे तो और पुख्ता हो जाता है, ठीक है, लेकिन तुमको वो पूरी चीज़ें नहीं करनी है। एसआई के लिए लिमिट है हमारे पास, तो जो मैं यहाँ क्लास में बता रहा हूँ उतनी ही चीज़ें पकड़ो, उससे ज़्यादा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले वो तैयार हो, पुख्ता हो। ठीक, भाग 3, भाग 3, भाग 3 क्या है? भाग 3 संविधान का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाग 3 जो किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल राइट्स। फैक्ट्स जो है, जो तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं, जो पॉइंट वाइज, वो आपके उसमें है। तो मैं एकदम हर चीज़ पे तो नहीं जा सकता, आप वहाँ से पढ़ेंगे और टेस्ट जो देंगे उससे समझ में आ जाएगा। मैं इसके मूल उस पे जाऊँगा जहाँ पर ये फंसाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। अधिकार किसी भी मनुष्य के मानसिक और भौतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना अधिकार के एक मनुष्य जो है वो मनुष्य नहीं होगा, या मनुष्य की तरह उसका विकास नहीं होगा, है ना। अधिकार इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। तो ये किसे कहा जाएगा? वे अधिकार जो नैसर्गिक रूप से मनुष्य जन्म लेने मात्र से आपको भारतीय संविधान देता है। न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को भी और फॉरेन सिटीजन्स को भी हमारा संविधान मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स देता है। कभी आपसे पूछ दे कि भैया भारतीय संविधान मौलिक अधिकार किसे देता है, तो केवल भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिकों को भी देता है ना, दोनों को देता है। अब देखिए, तो मूल रूप से संविधान की स्थिति जब 26 जनवरी 1950 की स्थिति में मूल रूप से, अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनली, मूल रूप से, जब भी बोले मूल रूप से या ओरिजिनली, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो संविधान जो जिसकी स्थिति 26 जनवरी 1950 को लागू होते समय थी। तो मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे मूल रूप से। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू हुआ था 7 थे। लेकिन अगर बोले कि वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो आपका जवाब होगा 6। अब मतलब कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं यहां भी देखना जरूरी है। चलो देख लेते हैं पहले 7 मूल रूप से जो 7 मौलिक अधिकार, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वो कौन कौन से थे। सबसे पहला समानता का अधिकार। सबसे पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा राइट टू इक्वालिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है ये इंग्लिश में? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तीसरा धार्मिक चौथा आएगा, तीसरा वही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, देखो शोषण का अधिकार नहीं है ये, है ना, कि मौलिक अधिकार शोषण करने का मिल गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा शैक्षणिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। छठा संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अब आपको क्या याद होना चाहिए, रुको, लेकिन इससे पहले, इसके ठीक बाद यहाँ बीच में एक और अधिकार था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये मूल संविधान में 7 हमने देखा कि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, यही 7 थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से ये वर्तमान में ये अधिकार आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। तो एक संविधान संशोधन द्वारा जाहिर सी बात है इसे संविधान के भाग 3 से हटाया गया है। और आप जानते हैं कि संविधान में कोई चीज़ डालनी हो या हटानी हो तो एक संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होती है, जो बाद में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होगा, राष्ट्रपति का साक्षर होगा और एक संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले लेगा। ठीक, तो इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 3 से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ईयर भी याद रखना है, 1978। शिक्षी कहाँ आज जा रही है? 1978। तो बिल्कुल आपको रटा याद होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44th Constitutional Amendment Act 1978. By virtue of this constitutional amendment, right to property was moved from Part 3 of Indian Constitution, that is, अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संपत्ति का अधिकार आपका अब अधिकार ही नहीं रहा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी आपके पार्ट 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में था, उसे यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ से हटाकर कहाँ रखा गया? पार्ट 12 भाग 12 में रखा गया, भाग 12 में रखा गया। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया? 300 का कैपिटल में ए होगा, इंग्लिश मीडियम 300 कैपिटल ए, ये यहाँ रखा गया है। ठीक, ये यहाँ रखा गया। अब आप देखिए कि मतलब अब एक सवाल आ जाएगा कि संपत्ति का अधिकार क्या वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार है? अब नहीं है मौलिक अधिकार। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए, पहले इसको समझिए। जब संविधान जो अधिकार हमें देता है, उन अधिकारों की बात की जाएगी तो अधिकार देखो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अधिकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? राइट्स ना, राइट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक तो हम बोलेंगे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एक होगा आपका गैर संवैधानिक अधिकार। गैर संवैधानिक हो सकता है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या होगा? नॉन, या फिर इसे बोल सकते हैं, नहीं इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही बोलिए, समझ जाएंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। एक क्या हो सकता है आपका? विधिक अधिकार। एक कैसा अधिकार हो सकता है? विधिक अधिकार, इसे हम कहेंगे लीगल राइट्स। एक आपका सांविधिक अधिकार हो सकता है। एक कैसा हो सकता है? सांविधिक अधिकार, इसे हम क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। देखिए अब इसको समझते हैं। वो सारे अधिकार जो संविधान हमें देता है, वो सारे संवैधानिक अधिकार हैं, है ना। वो चाहे कोई अधिकार भाग 3 में हो, चाहे अधिकार कोई भाग 12 में हो, चाहे यत्र तत्र बहुत सारे अधिकार। केवल अधिकार जो है भाग 3 में ही नहीं है,
भाग 3 में जो अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार, उनकी प्रकृति कैसी, उनका नेचर कैसा है, दे आर फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक अधिकार हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि मौलिक अधिकार क्यों अन्य अधिकारों से अलग है ना। भाग 3 में जो भी अधिकार आपको आज वर्तमान में दिखते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, और उन्हें वो फंडामेंटल राइट्स संविधान जो अन्य अधिकार देता है उनसे अलग क्यों हैं वो भी समझ जाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल इसको समझो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसे कहेंगे जो भी अधिकार संविधान देता है, चाहे भाग 3 में हो, चाहे भाग 12 में हो, चाहे भाग 10 में हो, वो सारे अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं। फिर इधर आ जाइए, उसको छोड़िए, अभी इधर आ जाइए, विधिक अधिकार। वो अधिकार जो भाग 3 के अलावा अन्य जगह हैं, वो सारे विधिक अधिकार हैं आपके। हालांकि वो संवैधानिक अधिकार भी हैं, वो जो भाग 3 के अलावा संविधान हमें दे रहा है वो कैसे अधिकार है, वो संवैधानिक भी हैं, लेकिन भाग 3 के अलावा कहीं अन्य जगह है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विधिक अधिकार है। फिर देखिए सांविधिक अधिकार, इसको देखिए स्टैट्यूटरी राइट्स। भाई कुछ अधिकार ऐसे हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है ना, तो कैसे दिया गया आपको अधिकार, जैसे संसद ने एक कानून पारित कर दिया और वो कानून बनाकर आपको अधिकार दिया, है ना, तो वो आपका कैसा अधिकार हो गया, सांविधिक अधिकार, संवैधानिक नहीं। देखिए दो शब्दों में अंतर है ना, वो संवैधानिक है, ये सांविधिक है। मतलब इसको आप ऐसे समझें, जैसे एक उदाहरण बताइए, जो एक कानून बनाकर संसद ने हमें दिया है, ऐसा कोई अधिकार, हाँ, लेकिन शिक्षा का अधिकार तो संविधान में भी है। नागरिकता का अधिकार नहीं है हमारे पास। हाँ, मतलब वो तो ऐसा है कि वो एक विधि बनाई है संसद ने, और उस संसद ने, आप बोल सकते हो कि नागरिकता का अधिकार भी सांविधिक अधिकार है, क्योंकि वो संसद ने एक अधिनियम बनाकर वो दिया है वैसे, लेकिन संविधान ने भी तो हमको नागरिकता का अधिकार दिया है ना। बस उस अधिनियम की खासियत ये है कि उस अधिनियम में किस प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, इसका विवरण नहीं है। वो उस अधिनियम द्वारा रेगुलेट होता है, उस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है ना। हाँ, ये देखो, राइट टू फूड, आप ऐसा बोल सकते हो, संविधान में है क्या राइट टू फूड, नहीं है ना। आरटीआई एक कानून है, आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, वहाँ संविधान में तो नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे, अगर किसी किताब में आपने पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। आरटीआई संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं है ना। आपके मन में शंका हो सकता है कि सर आरटीआई हमने शायद कहीं पढ़ा है जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन असल में सूचना का अधिकार, आपको बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जैसे विदेश जाने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, है ना। ये सारे जो अधिकार आपने संविधान पढ़ते समय भाग 3 के बीच में देखे हैं, वास्तव में ये संविधान ने नहीं दिए आपको, या संविधान में आज भी वर्णित नहीं है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना है अपने जजमेंट में, अपने वर्डिक्ट में, इन्हें भी उन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में माना है। संविधान में आज भी नहीं है आपको। संविधान में झंडा फहराने का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 19 में आपने कहीं देखा होगा झंडा फहराने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी पढ़ा होगा आपने, है ना, पढ़ा होगा ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन संविधान में ये नहीं है, ये वर्णित नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, वो आगे हम देखेंगे। तो आप संवैधानिक अधिकार नहीं बोल सकते, क्योंकि उन अधिकारों का संविधान में विवरण नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है। आप ये बोल सकते हो, लेकिन उसी में से एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसा बताया उसने, आशीष ने, आरटीआई। आप बोल सकते हो आरटीआई कैसा अधिकार है, सांविधिक अधिकार। कैसे समझोगे आप ये सांविधिक अधिकार है, क्योंकि संसद ने संसद के दोनों सदनों में पारित कर, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है, और एक प्रकार से संकल्प पारित कर बोल सकता है, संसद ने एक संकल्प पारित कर आपको ये अधिकार दिया है। आरटीआई एक अधिनियम द्वारा आपको अधिकार दिया है, तो ये कैसा अधिकार हो गया, सांविधिक। ठीक, विधिक आप समझ गए। भाग 3 के अलावा जो संविधान में कहीं भी जो अधिकार हैं, अधिकार दिया हुआ, वो सारे आपके विधिक अधिकार हैं,
है ना। अभी हम समझ जाएंगे कि संवैधानिक अधिकार मतलब संवैधानिक अधिकार आप समझ गए तो संविधान में जितने भी प्रकार के अधिकार हैं वो संवैधानिक अधिकार है आपके, चाहे वो भाग 3 हो, है ना, चाहे वो भाग 4 के माध्यम से आपको कहीं मिल रहा हो, वो सारे आपके संवैधानिक हैं। विधिक मतलब जो भाग 3 में नहीं है, संविधान में अन्य जगह है लेकिन भाग 3 नहीं, भाग 3 में नहीं है। ठीक है, चलो मैं और इसको अच्छे से समझाता हूँ। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोले तो इसको क्या बोलोगे? गैर संवैधानिक। वो अधिकार जो नहीं तो सरकार मंत्री नहीं देती। अच्छा मुझे बताओ, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक, इस शब्द में आप कुछ अंतर कर पा रहे हैं? इसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, इसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहां मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि यहां एसआई जैसे व्यापम जैसे प्रश्नों में भी फंसा देता है, आता है प्रश्न और घूम सकते हो आप। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। पवित्र का उल्टा क्या होगा? विरुद्धार्थी क्या होगा? पवित्र का अपवित्र। पवित्र का विरुद्धार्थी ऑपोजिट होगा अपवित्र, पायस इम्पायस, है ना, एकदम उल्टा हो गया अर्थ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं तो संवैधानिक, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे मतलब एकदम उल्टा, मतलब संविधान के विरुद्ध। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? असंवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध। इसको देखो आप, गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब होगा कि संविधान से परे, संविधान से परे, संविधान के बाहर जाकर जो अधिकार हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? गैर संवैधानिक। समझ रहे हो? ये समझने वाली बात है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना ऊंचा जा सकता है एसआई के लिए, लेकिन आपको इसको समझना होगा, इसको जरूर समझना होगा और इसको जानना होगा। ठीक है, भाग 3 में नहीं है सर। हाँ, विधिक जो अधिकार है, कोई अधिकार तो विधिक भी हो सकता है, संवैधानिक भी हो सकता है, क्योंकि भाग 3 के अलावा भी बहुत सारे हैं। हाँ वही भाग संविधान ने जो भी अधिकार आपको दिए हैं, चाहे भाग 3 के माध्यम से, चाहे अन्य जगहों से दिए हैं, अन्य प्रावधानों से दिए हैं, वो सारे आपके संवैधानिक हैं। मतलब ऐसे सारे अधिकार जिनका संविधान में विवरण है, संविधान आपको देता है, वो संवैधानिक अधिकार है ना। ये हो गया क्लियर। अब मौलिक अधिकार की बात करते हैं। देखो मौलिक, क्योंकि मौलिक यहाँ नहीं लिखा हूँ क्योंकि मौलिक पे तो मैं चलूंगा ही। मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? वो अधिकार जो संविधान ने भाग 3 के माध्यम से आपको दिए हैं। सारे अधिकार जिनका विवरण भाग 3 में, वो कैसे अधिकार हो गए? मौलिक हो गए। ठीक, अब भाग 3 के अलावा जो अन्य जगह, जैसे उदाहरण दे देता हूं मैं आपको लीगल का, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहां कहां होगा बताओ तो मुझे। यहां है संपत्ति का अधिकार, क्या यहां से हटा दूं मैं? संपत्ति का अधिकार मुझे बताना कहीं गलत हो तो मैं। संपत्ति का अधिकार क्या भाग 3 से हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रख दिया गया है। तो क्या अब ये गैर संवैधानिक हो गया? नहीं, अभी भी तो संविधान में है ना, ये भाग 12 में है तो संवैधानिक तो आज भी है। लेकिन क्या संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार है? फंडामेंटल राइट है? नहीं है, क्योंकि ये अब भाग 3 में नहीं है। लेकिन आज भी ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में है तो संविधान दे रहा है ना आपको संपत्ति का अधिकार, लेकिन मौलिक नहीं है। तो फिर किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। ठीक है, अब देखिए यहां लोग फंस क्यों रहे थे। ये प्रश्न बार बार आया है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू प्रॉपर्टी, विच टाइप ऑफ राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी, ये पूछा है। इसमें गलती क्या हुई कि 3-4 साल पहले जब भी ये पूछा गया तो इसका आंसर होता था लीगल राइट, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कहीं पूछा गया तो बोला क्या? संवैधानिक अधिकार लिया। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो संवैधानिक अधिकार, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। अगर आपके दोनों विकल्प आ जाए कि संपत्ति का अधिकार ये इस प्रकार का अधिकार है कि इस प्रकार का अधिकार है, भाई ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, संविधान में है तो ये हो ही नहीं सकता,
है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये भी है संपत्ति का अधिकार जिसकी बात हो रही है, असल में वो भी बोल सकते हो आप, बहुत सारे कानून भी ऐसे, लेकिन वो नहीं, वो पूछने का उद्देश्य नहीं उसका। चूंकि संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाया गया तो प्रश्न यहां से बनता है। तो मौलिक अधिकार तो नहीं है, तो क्लियर समझ गए आप। संवैधानिक अधिकार तो है, और संविधान से ऊपर कोई है क्या? अगर आपका ये ऑप्शन में है तो पहली प्राथमिकता आपकी ये हो गई। अगर ये नहीं है तो आप इसको लोगे। और मान लो जैसे कुछ ऐसा विकल्प आता ना, और बात दोनों, ये भी है ये भी है, ये क्लियर है। अब मैं मौलिक अधिकार में जा सकता हूं आराम से, कैसे धनंजय? चलूं? क्लियर है। अब मौलिक अधिकार में डील करते हैं, क्योंकि मुझे लगा, देखो ये सब किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग से जो आती है वो आता है, और ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है, चलिए। हाँ, संवैधानिक है, संवैधानिक तो है, मतदान का अधिकार है 326 में, है ना। 326 वाले, वैसे आपको मैं बताऊं, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि वो मतदान का अधिकार है, राइट टू वोट। हम ऐसा बोल देते हैं ना, काम चलाओ राइट टू वोट, है ना, मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 में है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये सही नहीं है। उसमें बोलता है कि हम भारतीय नागरिकों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, हमें देता है। एकदम प्रॉपर क्या बताऊं, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान का मतलब, इसको बोलेंगे अपन राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफरेज, जो अंग्रेजी में शब्द होता है ना, वयस्क मताधिकार। तो आप पूरा अगर बोलोगे तो ऐसा है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वयस्क मताधिकार का अधिकार वो भारतीय नागरिकों को ही है ना। तो वो ऐसा है। तो अब वो संविधान में तो है, 326 आर्टिकल है उसका, तो किस प्रकार का अधिकार हुआ बताओ? ये तो है, लेकिन मौलिक नहीं है, ये तो क्लियर भी आप जान गए, मौलिक तो है नहीं, लेकिन संवैधानिक अधिकार तो है। लेकिन साथ में और अगर आपसे जो पूछना चाहेगा, जानते क्या पूछना चाहेगा? क्योंकि संविधान ने आपको अधिकार दिया, यदि आपको कोई रोकता है तो ये आप कोर्ट के माध्यम से इस अधिकार को वापस लागू करवा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो कोर्ट के माध्यम से। फिर एक सवाल, अभी मैं जब मौलिक अधिकार शुरू करूंगा तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार लग तो एक ही जैसे रहा है। जैसे भाग 3 में जितने भी अधिकार आपको दिए हुए हैं, है ना, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अधिकार आपसे छीन सके, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना पुलिस स्टेशन, ना पीएमओ ऑफिस, कोई नहीं छीन सकता आपसे। संविधान ने जो मौलिक अधिकार आपको दिए हैं उसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ना संसद कोई विधि बनाए, ना संसद की कोई विधि आपके मौलिक अधिकार को छीन सकती है, ना राज्य विधानमंडल की कोई विधि आपके मौलिक अधिकार को छीन सकती है। तो इतना पावरफुल बनाया गया इसको। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। लेकिन अब मैं पहले बता देता हूं, फिर आगे निकलते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर मैं बता देता हूं, आपको समझ जाओगे। मौलिक और विधिक, देखिए मौलिक अधिकार का हनन यदि होता है, भाई तो पहले मैंने बता दिया आपको, कोई नहीं छीन सकता। संविधान ने आपको दिया है तो किसी को भी मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार नहीं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, संसद हो, राज्य विधानमंडल हो, किसी भी प्रकार से आपका मौलिक, हाँ एक विशेष परिस्थिति है आपातकाल की स्थिति, तो वो अभी छोड़ दो आप, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन सामान्य अवस्था में आपके मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अब देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है, संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भाग 3 को महत्व इतना कैसे दिया है। देखिए एक और मौलिक अधिकार आपने देखा था, छठा वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा था। वर्तमान समय में 6 ही है ना, संपत्ति का अधिकार निकल गया तो बचे हुए वो 6 आपके वर्तमान समय के मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के। उसमें से अंतिम वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, ठीक। और उससे जो आर्टिकल रिलेटेड है वह अनुच्छेद 32। हम आएंगे सारे अनुच्छेदों पर बारी बारी से आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको मूल क्रक्स दे दूं, क्रक्स, जहां आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि भाग 3 क्या है, भाग 4 क्या है, ठीक। ये इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि कोई भी नागरिक सीधे, पहले नॉर्मल अवस्था में हम न्यायालय की क्या संरचना जानते हैं, एक तो हम जिला स्तर पे, हालांकि जिला स्तर से भी नीचे होता है ना, लेकिन वो हम लॉ का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है।
जिला स्तर पे आप देखेंगे सत्र न्यायालय दिखता है आपको, क्या कौन सा न्यायालय दिखता है? दीवानी न्यायालय दिखता है, सॉरी जिला, एक सत्र और एक जिला न्यायालय, ठीक। जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सत्र न्यायालय में किस तरह के मामले चलते हैं? सत्र में, हाँ सत्र में कैसे? दीवानी मामले, सिविल केस चलता है। सिविल केस, किसी का जमीन कब्जा लिया, किसी को गाली दे दिया, या किसी को झापड़ मार दिया, खून नहीं निकला, हड्डी नहीं टूटा, ये सब सिविल केस। किसी को गरिया दिया, ये सब सिविल केस है। किसी को चाकू घोंप दिया, डकैती कर लिया, चोरी कर लिया, ये सब क्रिमिनल केस है। लेकिन हमें भी इतना घुस के जानने की जरूरत नहीं, हम लॉ का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, ठीक। बस इतना समझो। और जिला मतलब फौजदारी मामले, फौजदारी, सामान्य शब्दों में इसे जानते क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिविल केस और इसे कहते हैं क्रिमिनल केस, ठीक। ये जिला स्तर पे हुआ भाई। अब ये यहाँ के जिला स्तर पे न्यायाधीश ने कोई निर्णय सुना दिया, लेकिन आप उस जिला स्तर पर न्यायाधीश के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो, है ना, संतुष्ट नहीं हो आप, तो आप क्या करोगे? यहाँ से अपील करोगे। यहाँ से आप जिला स्तर से अपील कर सकते हो। किस माध्यम से? क्या करोगे आप? अपील। और अपील करोगे और आपका केस चला जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में चला जाएगा, उच्च न्यायालय में। और आपको पता है कि हमारे यहाँ लगभग अभी 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, 25 है ना, 25 उच्च न्यायालय हैं, तो राज्य के उच्च न्यायालय में चला जाता है। फिर उच्च न्यायालय, जितने भी 25 उच्च न्यायालय हैं, वहाँ न्यायाधीश निर्णय देगा। फिर अगर वहाँ से असंतुष्ट हो तो आप वहाँ से अपील करोगे, और वहाँ से अपील करोगे तो आप सीधा सारे उच्च न्यायालयों से अपील कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, सर्वोच्च को ही उच्चतम भी कहते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना। जो शॉर्ट है ये उच्च न्यायालय है, एकदम शॉर्ट है ना, उच्च हाई कोर्ट, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं ये। अब न्यायालय की संरचना यहीं खत्म हो जाती है। भारत में जो न्यायिक संरचना है वो यहीं खत्म हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद कोई न्यायालय नहीं है ना। जानते हो, मर्डर तक का अगर आप क्राइम कर दोगे ना, किसी को चाकू घोंप के मार दिया जाए, तो पहले चलेगा इस स्तर पे। हाँ, जानते हो न्यायालय का हाल चाल हमारे यहाँ 7-8 साल 10 साल यहाँ लगेगा समय, फिर कहीं निर्णय आएगा, है ना। तारीख पे तारीख। सनी देओल ऐसे नहीं बोला था उस फिल्म में, वो सही बात है ना। पता निर्णय आया, अब भाई जो जिस पे बीती है वो उस निर्णय से असंतुष्ट है। मर्डर केस में पता चला 10 साल बाद सजा देवा थे 10 साल, लेकिन वो असंतुष्ट है ना। भाई टेटकी के बॉयफ्रेंड रहीस मेचका, आओ ओकर मर्डर हो गए टेटकी के सामने मेचका के, वो इंतजार करा थे न्याय पर, और 10 साल बाद निर्णय आवा थे 10 साल के सजा, तो टेटकी जो है परेशान हो गए, नहीं अन्याय है मोर संग। तो ये निर्णय खिलाफ अपील कहाँ करी? बिलासपुर हाई कोर्ट। अब बिलासपुर हाई कोर्ट यहाँ भी चला गया, यहाँ भी मान लो 5-6 साल चला, है ना। मतलब 16 से 20 साल के बाद अगर कोई जो प्रभावित है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ऐसे नहीं पहुँच सकता डायरेक्ट, इतना समय लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने में आपको, है ना। ये होता है मर्डर जैसे क्राइम में भी आप उच्चतम न्यायालय पहुँचने तक लगभग, और कुछ लोग तो निपट ही जाते हैं, तब निर्णय आता है। लेकिन यहाँ देख लो, मौलिक अधिकार को इतना महत्व दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार से आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये 2 अनुच्छेद हैं, और एकदम रटा याद होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे मौलिक अधिकारों को आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, और सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है ये आपके मौलिक अधिकार को आप लागू करवाए, यानी कि एनफोर्स करवाए, है ना। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, in case if somebody encroaches your fundamental rights, in case if somebody snatches your fundamental right, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। महत्वपूर्ण लग रहा है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना, मतलब आप देखो, आप इसकी महत्ता को आप और ऐसे समझो भाई। मौलिक अधिकार तो 6 प्रकार के दिए ही हैं संविधान ने आपको, और कोई छीन नहीं सकता,
सिवाय विशेष परिस्थिति उसको छोड़ दो, आप आपातकाल को छोड़ दो, वो हम आपातकाल में देख लेंगे। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है तो एक और मौलिक अधिकार आपको दिया है, छठवां वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका मौलिक अधिकार छीना जाता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, और ये सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो आपका वो मौलिक अधिकार वापस लागू करवाए, वापस इन्फोर्स करवाए, आपके पास आपको वापस लौटाए। इतना महत्वपूर्ण है ना। मतलब मौलिक अधिकार यदि छीना जाए तो आपका ये भी मौलिक अधिकार है कि आप उसको सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से वापस प्राप्त करें। समझ गए? मतलब अनुच्छेद 32 भी एक मौलिक अधिकार है ना। लेकिन केवल एक ही रास्ता ये नहीं है, एक और रास्ता है आपके पास, अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद 226 जो कि भाग 3 में नहीं है ना, भाग 3 में नहीं है, उससे बाहर है। जाहिर सी बात है, देखो अनुच्छेद 226, 32 कहाँ, 226 कहाँ, भाग 3 में नहीं है, अन्य जगह पर है। अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार छीना गया हो वो कहाँ जा सकता है? सीधे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जा सकता है, अपने राज्य के हाई कोर्ट जा सकता है। तो आप दोनों जगह जा सकते हो। मौलिक अधिकार का हनन हो आपके मौलिक अधिकार का, तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ या तो आप हाई कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आप मौलिक अधिकार को वापस लागू करवाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे? 32। और मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आप किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हो? ध्यान रहेगा, ठीक। लेकिन मर्डर जैसा क्राइम भी आप कर देते हो तो पहले आप जिला स्तर पर निपटना होगा आपको। तो आप मौलिक अधिकार का इंपॉर्टेंस देख रहे हो, सिग्निफिकेंस देख रहे हो, है ना। अच्छा, अब देखो मौलिक और विधिक में देख लो। भाई किसी ने आपकी जमीन कब्जा ली, पड़ोसी ने या किसी ने, तो फिर आपका वो सिविल केस बनेगा, दीवानी केस बनेगा, जिला स्तर पे जाएगा। हालांकि वो अपवाद में छोड़ दो कि एक अगर मान लो सिविल केस अगर 50 एक है, इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट का होगा तो आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन नॉर्मल प्रक्रिया में देखो, आपकी 1 बीघा जमीन है, किसी ने कब्जा ली, तो आप कहाँ जाओगे सबसे पहले? है ना। आप इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्या? नहीं। ये अंतर दिख रहा है आपको विधिक और उसमें? जैसे इसका उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जैसा बताया था वोट देने का अधिकार, हम शॉर्ट में बोल देते हैं वोट देने का अधिकार, ये काम चलाऊ है ना। अनुच्छेद 300 कहाँ है? ये अनुच्छेद 326 में है। 326 मतदान का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। अगर मान लो कोई आप जा रहे हो मतदान करने विधानसभा लोकसभा चुनाव में और कोई अथॉरिटी आपको रोक रही मतदान करने से, है ना। मतलब भाई ऐसा नहीं कि जाली वोटर आईडी कार्ड लेके जा रहे हो, आपको रोका नहीं जा सकता। मतलब वैध हो आप, वैध उस विधानसभा क्षेत्र के या उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के आप वैध जो है मतदाता हो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता है तो आप, ये विधिक अधिकार है, आप विधिक जो है इसका विधिक सोल्यूशन, लीगल सोल्यूशन बिल्कुल पा सकते हो। आप कोर्ट जाओगे और बोलोगे देखो मुझे मतदान करने से रोका गया, संविधान ने अनुच्छेद 326 के तहत मुझे मतदान का अधिकार दिया और मुझे रोका गया। हाँ है ऐसा। विधि के समानता नहीं होगी। यदि आप एक मान लीजिए गरीब आदमी है और उसका है तो फिर उसके लिए भी तो जरा महत्वपूर्ण है ना वो पैसा। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई न्यायालय कोई पक्षपात करता है। प्रैक्टिकल आप देखोगे तो कौन सा तंत्र भ्रष्ट नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते भाई। एक तो एक न्याय का एक पायदान बनाया गया है ना। अगर मान लो हर छोटे छोटे केस हाई कोर्ट जाने लगेंगे, अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पैदा होगी। अगर हर केस के लिए आप हाई कोर्ट जाने लगोगे तो हाई कोर्ट में तो केसेस का अंबार लग जाएगा, कोई यहाँ क्यों जाएगा, वो सीधा हाई कोर्ट पहुँच जाएगा। फिर हाई कोर्ट में इतने केस हो जाएंगे तो वहाँ से भी न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक समझ जाइए कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि जिससे जो है इस पर ज़्यादा बोझ ना हो। मान लो आपको सारे मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय, फिर तो आप तो यहाँ भी भेदभाव है बोल सकते हो भाई। मौलिक अधिकार के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए नहीं जा सकते आप। अन्य जो आपके अन्य जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, अपराध होता है, उसके लिए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो वहाँ भी तो बोल सकते हो आप, इनइक्वालिटी की बात हो गई। लेकिन एक तंत्र बनाया गया है। अगर मान लीजिए ऐसा हो, आप सोचिए, आप ऐसे भी सोचिए,
लेकिन कौन जाता होगा मौलिक अधिकार का? अरे जाने वाले जाते हैं यार। जाने वाले जाते होंगे। मैं एक केस बताता हूँ, बड़ा हंसी आएगा। मतलब है कि आप बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो पैसा भी खूब लगता होगा, वहाँ आप दायर किए हैं। हाँ, तो ये तंत्र है, इसमें एक फ्लॉ है। इस हमारे जो न्यायिक जो प्रक्रिया है, न्यायिक तंत्र, इसमें फ्लॉ भी है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं ना, उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो न्याय वास्तव में अमीरों को मिलता है, न्याय गरीबों के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हो कि जो गरीब है, जो वकील नहीं कर सकता, तो उसे भी सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से हम जाएं तो हम देखेंगे कि जहाँ से एक वकील को आय नहीं हो रही है, वो वकील उस केस में ध्यान नहीं देता है ना। और जहाँ से उसको लगता है कि तगड़ी फीस मुझे मिल सकती है, उस केस के पीछे भागेगा। यहाँ तक कि मैं तुमको करप्शन का या नीचता का या अनैतिकता का ये हाल है कि एक ज़माना था डॉक्टर, शिक्षक और वकील ये भगवान की तरफ पूजे जाते थे, है ना। एक ओहदा था, पूजे जाते थे, क्योंकि वकील न्याय दिलवाता था, शिक्षक जो है शिक्षा देता था, डॉक्टर जो है प्राण बचाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे युग बढ़ा, आज के कलयुग में आप किसी का विश्वास नहीं कर सकते। डॉक्टर आपको मूर्ख बनाकर कमा रहा है, वकील आपको डरा डरा कर कमा रहा है, डॉक्टर भी डरा डरा के कमाता है। जैसे कोरोना में हुआ, जिसको नहीं है उसको भी डरा दिया, उससे भी 4-5 लाख ऐंठ लिए। शिक्षा तो मैं बता रहा हूँ, शिक्षा अभी सबसे घटिया व्यापार हो चुका है। जितना झूठ बोल सकते हो उतना कमा सकते हो। लेकिन आप देखोगे वकील क्या करते हैं, इधर से फीस लिया, उधर से वकील फीस लिया, दोनों वकील आपको चाय की टक्कर में आपस में बात करते नजर आ रहे हैं, है ना। इधर से बोला, यार ये केस में एक काम करना, तू मेरा वो क्लाइंट बोल रहा है 1 लाख और देगा, तू हारेगा क्या, तेरे हारने का तेरे को 1 लाख देगा। उधर से वो वकील उस केस को कमज़ोर करके हार गया, इधर से भी उससे निचोड़ता रहा जब तक चलता रहा, और उधर विपक्षी पार्टी से भी 1 लाख ले लिया। ये स्तर है नैतिकता। आप जो है आप खोजने निकलोगे तो बहुत कम है। खैर उसको छोड़ो। एक तंत्र है, आप सोचो ना, सर्वोच्च न्यायालय पर अगर मान लो भाई एक ऐसा तंत्र बनाया गया कि अपील के माध्यम से, भाई जिला स्तर पे बेस ज़्यादा होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, है ना, और हाईकोर्ट एक है। अगर मान लो सारे ज़िले के वो उठ के मामले सीधे हाईकोर्ट पहुँचने लगे तो हाईकोर्ट क्या काम कर पाएगा, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और मान लो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बात करो तो सोचो आप कितने ज़िले होंगे। लगभग मेरे ख्याल से 700 के आसपास ज़िले हैं पूरे इंडिया में। एक आंकड़ा, मुझे ये आंकड़ा याद नहीं, लेकिन है, कहीं मैं पढ़ाया हूँ, ज़िले इतने हैं। अब उतने ज़िलों का सीधे पहुँच जाएंगे तो हो गया काम, उसका सर्वोच्च न्यायालय काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये उसको अलग तरीके से देखो, ठीक है। ये क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अब हम मौलिक अधिकार में चलते हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपने देख लिए, ठीक। आपको ये भी याद होना चाहिए, लटके झटके यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। देखिए ये 6 मौलिक अधिकार हैं आपके वर्तमान में। संपत्ति का अधिकार चला गया भाग 3 से। यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? 14 से 18, 14 से 18। यहाँ पर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। यहाँ पर 25 से 25, 26, 27, 28। यहाँ पर 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30, और यहाँ पर अनुच्छेद 32। ये भी आपको याद होना चाहिए। जिन्होंने केवल ऑब्जेक्टिव के भरोसे सॉल्व किया है, ऐसा नहीं है। मेंस में आपके 20-25% ऐसे होंगे जो आपने मेहनत की है कि नहीं, विषय को पढ़ा है कि नहीं, वो चेक जरूर करेगा। अभी बहुत सारे छात्र मुझे मालूम है केवल सॉल्व करके या लूसन के या ऑब्जेक्टिव करके शायद प्री क्लियर हो रहे हैं, है ना, हो जाएंगे आसपास में, लेकिन आगे का रास्ता कठिन है क्योंकि 3/4 को छांटना है। तो यहाँ आपको कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, विषय के रूप में तैयार करना पड़ेगा। भले ऑब्जेक्टिव आप करते रहिए, वो प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। ये याद होना चाहिए आपको। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये एकदम रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने बताया था आपको भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, ठीक। भाग 2 5 से लेकर 11। भाग 3 किससे शुरू होगा? 13 से लेकर भाग 3
कहां से कहां तक अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 13 से लेकर 35 है नहीं और है? अरे 12 भाई, 13 क्यों चला गया? 12 अभी आता ना परिभाषा में तो खटक जाता कि 12 कहाँ गया। 12 से लेकर 35 तक, ऐसे मूल रूप से कम भाग कुछ आर्टिकल तक, तो ये याद होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 13 से लेकर 35 तक भाग 3 में होगा। अब देखिए, लेकिन हमने जब मौलिक अधिकार देखा तो 14 से शुरू हो रहा था, है ना? 14 से शुरू हो रहा था। तो भाग अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 जो भाग 3 में ही है, कुछ तो होगा। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एसआई के एग्जाम के लिए, हॉस्टल वार्डन व्यापम के एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहां से कि बार बार ना भाग 3 में आप देखोगे राज्य 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 बोलेगा, लेकिन इसमें उस राज्य से आपको क्या समझना है? ऐसे सामान्य अवस्था में आप राज्य को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा समझते हो, लेकिन यहां पर भाग 3 में जो राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा है उसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहले उसने अनुच्छेद, संविधान निर्माणकर्ताओं ने अनुच्छेद 12 में बता दी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बता दी है। तो आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि भाई अनुच्छेद 12 के तहत एक प्रश्न सीधा सीधा कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में परिभाषित की गई है, डिफाइन की गई? आर्टिकल 12। अब राज्य की परिभाषा में क्या क्या लिया जाता है और क्या नहीं लिया जाता है, एक प्रश्न बन जाएगा। चलो देख लो। केंद्र सरकार, राज्य की परिभाषा में क्या गया? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? और बेसिक क्लास आपने देखा है तो केंद्र सरकार के लिए विधि कौन बनाता है? संसद, पार्लियामेंट। केंद्र सरकार और संसद भी शामिल है, पार्लियामेंट भी शामिल है, ये राज्य की परिभाषा में। ठीक, उसके बाद एक सरकार, राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार भी तो होती है राज्यों में, और राज्य सरकार के लिए विधि कौन बनाता है? राज्य विधायिका बनाती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? स्टेट लेजिस्लेचर, और ये तो आप जानते हो स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे पे आ जाइए आप। तीसरे पे आ जाते हैं तो तीसरे पे क्या आएगा? आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखे हो? नगरीय, केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में केवल नगरीय निकाय आएगा, है ना? सब आएगा। पंचायत, नगर पालिका, मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, जो लोकल अथॉरिटी होती है, सरकार की जो निचले स्तर पे अथॉरिटी होती है ना। अब जो हम ग्रामीण स्तर तक पंचायत और शहरी स्तर में, शहरी लेवल पे जो निचले स्तर तक अपन देखते हैं, तो क्या है इसमें आपको पंचायत भी नजर आएगा, इसमें आपको नगर पालिका भी नजर आएगा, इसमें जिला बोर्ड भी नजर आएगा, ये इत्यादि, मतलब सरकारी उपक्रम जो निचले स्तर पे आपको दिखते हैं। ठीक, ये हो गया। और सरकारी उपक्रम, है ना? सरकारी उपक्रम जैसे गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो। जैसे आप उदाहरण ले लो, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सरकार का है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन सरकार का कंपनी है ना? राज्य की परिभाषा में ये सभी आते हैं। ये चार तो देख लिया आपने ना। फिर एक निजी संस्था, कोई बोल सकता है कि सर आप कभी पढ़ाए हो तो निजी संस्था भी तो है ना, निजी संस्थाएं या इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, ये भी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में अनुच्छेद 12 में तो यही है, लेकिन आपसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा। आप जानते हो जब ये प्रश्न पूछेगा आपसे तो क्या डालेगा? सर्वोच्च न्यायालय डालेगा या न्यायालय डालेगा, और कहीं न्यायालय है यहाँ पर? नहीं। जब भी ये डालेगा तो न्यायालय को घुसाएगा वो, और वही उत्तर होगा कि वो राज्य की परिभाषा में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, राज्य की परिभाषा जो संविधान में हो तो यही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
निजी संस्था व व्यक्तियों को भी इस राज्य की परिभाषा में माना है। देखो माना है ना। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। संविधान में अब भी नहीं है, संविधान के अनुसार पूछेगा तो ये है ना। क्लियर है? आपको नोट्स में बस सब रहेंगे, मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं जहां फंसोगे, ठीक है। चलिए ये हो गया 12। चलिए अनुच्छेद 13 पे आते। क्लियर है? ये कोई शंका है? कैसे धनंजय, कहीं समस्या है? नहीं है? देखो शर्माना नहीं यार हैं। 6 बजने वाला। आज थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देना था यहाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी PSC में क्या है कि इसको अभी छोड़ा हुआ है ज़्यादा, ये भाग 5-6 उधर भागता है, लेकिन और अन्य एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। व्यापम के जो स्पेशलाइज्ड बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ भी आदमी भाग 5-6 ज़्यादा पकड़ता है ना। लेकिन व्यापम के जैसे पुलिस हो गया ना, पुलिस में जहाँ फिजिकल भी है, जहाँ बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो यहाँ पर जो है फिजिकल जहाँ भी होता है ना, वहाँ एग्ज़ाम थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा सा तो लाइट तो होता है, तो यहाँ पर पकड़ सकता है, इन क्षेत्रों से प्रश्न बिल्कुल पकड़ सकता है, ठीक है। और कोई भरोसा नहीं, मैं बता देता हूँ। सोचोगा कि अरे 4 क्वेश्चन आया था, वो पूरा ज्योग्राफी गायब कर दिया, किया कि नहीं किया? वो सेटर का उसका मौलिक अधिकार है ना। नहीं मौलिक नहीं बोल सकते क्योंकि संविधान में नहीं है भाई, लेकिन उसका अधिकार है वो कि सेटर वो चाहे तो किसी एक विषय से पूरा प्रश्न भर दे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आई भाई मेरी मर्जी, मुझे लगा कि सब लोग इसको घोट घोट के पढ़े होंगे, मैं यहाँ से चेक कर लूँ। उसने मेरे ख्याल से भूगोल गायब कर दिया, और क्या क्या गायब कर दिया? हाँ है ना, सब गायब कर दिया ना। क्या पता अगले उसमें पता चला आपको 15 क्वेश्चन संविधान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है ना, ये बात ध्यान रखना। चलिए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बोल रहा है? मेरे ख्याल से उतना आपके एग्जाम के लेवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है अनुच्छेद 13, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आपके नोट्स में रहेगा, PDF में रहेगा। देखिए ये क्या बोलता है, नहीं जाएगा यार, फिर भी बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, क्योंकि मुझे स्किप करना है ना। देखो ये वो बोलता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व, भाई अंग्रेज भी यहाँ थे तो अंग्रेजों ने भी तो कानून बनाया था स्वतंत्रता से पूर्व, है ना। तो वो कानून जो संविधान के लागू होने से पूर्व से हैं, वो कानून यदि आज संविधान के लागू होने के बाद जो संविधान ने मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, यदि संविधान के लागू होने के पूर्व के कोई विधि जो अंग्रेजों ने बनाई है या पहले हमने बनाई है, वो विधियां यदि आज मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो शून्य हो जाएंगी। समझ रहे हो? देखो हमारा संविधान कब लागू हुआ अंतिम रूप से? 26 जनवरी 1950। टेक्निकलिटी और भी है, लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी है ना, वो सब है, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा तो मैं वहां जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं मूल बता दूं इसका क्या है। 26 जनवरी 1950 से भी तो पहले विधियां थी है ना, विधियां थी ना अंग्रेजों के पूर्व भी। अभी भारत में शासन कैसे चलाते थे अंग्रेज? अधिनियम बनाते थे, विधियां बनाते थे, उससे चलता था। फिर ये लागू हो गया और इसके बाद संविधान ने हमें क्या दिया? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, इसी को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मौलिक या मूल अधिकार बात एक ही है। मूल अधिकार दिया तो वो विधियां जो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां हैं, अगर ये विधियां आज मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती हैं तो फिर ये विधियां शून्य मान, लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट मस्ट बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, वो होगा। समझ गए इसको, है ना। और लॉ ऑफ एक्लिप्स और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद्र ग्रहण मतलब वहाँ तक ग्रहण लग जाएगा, वो आपके लेवल में नहीं पूछेगा, वो PSC वालों के लिए रहने तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल गारंटी है। चलो आइए अनुच्छेद, अब आगे बढ़, आगे नहीं बढ़ा जा सकता यार, कल खत्म हो जाएगा। अब मूल में समझा दिया है, थोड़ा सा और मैं बताऊंगा आपको,
भाग 3 और 4 की तुलना, और उसके बाद सीधे प्रावधानों पे, इंपॉर्टेंट प्रावधानों पे चल देंगे और सीधा खत्म कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।